एक होता है नेता, दूसरा होता है प्रणेता। प्रणेता हमेशा एक लकीर खींचता है और अपने देश, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को वहां तक ले जाने की भरपूर कोशिश करता है। ऐसी ही कोशिश सुपर पावर बनने, विकसित बनने को लेकर भारत की, जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स के तौर पर पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी रखे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे किसने देखा है 2047 साहब, अभी की बात कीजिए। जो कांग्रेसी 100 साल अंग्रेज से लड़ने का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि 20 साल आगे की बात मत कीजिए, मोदी बरगला रहे हैं। उनकी कोशिश आज की चुनौतियों से ध्यान भटकाने की है। विकसित होना तो एक प्रक्रिया मात्र है, जो प्रक्रिया आजादी के बाद से चली आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत विकसित हो गया है? एक कहावत जो कई बार आपने सुनी होगी कि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है बॉस। हाँ, यह है कि लोग कई बार सच्चाई को स्वीकार करने की जगह उससे डरकर आंखें मूंद लेते हैं। बीते एक दशक में भारत की छलांग को लेकर भी एक बड़ा वर्ग चाहता है कि आम लोग आंखें मूंदे रहें। इस बात से कि जब मोदी के हाथ में देश की बागडोर मिली तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था भारत। इसी उपलब्धि पर कांग्रेस अपनी पीठ भी थपथपाती थी। क्या क्या ये लोग बोलते थे, आज आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज की एक्स्ट्रा क्लास में मैं एक अलग बात आपसे कहने जा रहा हूं कि मोदी क्यों कहते रहे हैं कि यही समय है सही समय। क्यों इसी समय भारत के खिलाफ चौतरफा साजिशें रची जा रही, कभी सोचा आपने? फिर चाहे सीमा पर हो या दुनिया में हो या फिर देश के भीतर। पाकिस्तान जिसकी औकात भारत के सामने क्या है आपको नहीं पता है, लेकिन उसे उकसाकर उसके आतंकी आउटफिट का इस्तेमाल करके कौन है जो भारत को युद्ध में उलझाना चाहता है और क्यों? क्या इसका कोई कनेक्शन इंडिया 2047 वाले विजन से तो नहीं है? क्या पहलगाम हमले में आतंकियों का पीड़ितों से कहना कि मोदी को जाके बता देना कोई कोड था क्या? एक गहरी साजिश का कोड वर्ड था क्या? और जब पीएम मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या वो इसके किसी दूसरे डायमेंशन की भी बात कर रहे हैं जो इंडिया 2047 में उनके मिशन को लेकर है? मोदी के विजन 2047 का रोड मैप क्लियर है। भारत को इनोवेशन और तकनीक का ग्लोबल सेंटर बनाना, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए टिकाऊ विकास करना, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर तरक्की सुनिश्चित करना, हर नागरिक को बेहतर जीवन स्तर और सुविधाएं देना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ठोस कदम बढ़ाना। इसके साथ ही भारत की संस्कृति, परंपरा और आधुनिक सोच को एक साथ लेकर चलना। अब हम बीते हुए कल और आज की तुलना करके आराम फरमाने वाले लोग नहीं है। अब सफलता का मापदंड सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या पाया, अब हमारा आगे का लक्ष्य है हमें कहां पहुंचना है। मोदी अगर विकसित भारत की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था का तीसरे या चौथे नंबर पर पहुंच जाना भर नहीं है, बल्कि इसमें सबसे अहम है भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार। जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी काफी पीछे है जापान से। जापान की तुलना में देश की आय 12 गुना कम है। दुनिया की तीसरी, पांचवी और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े में अभी भी काफी अंतर है। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था जर्मनी में प्रति व्यक्ति आय $56,000 सालाना है। पांचवें नंबर पर पहुंच चुके जापान की प्रति व्यक्ति आय भी $34,000 सालाना के करीब है, जबकि चौथे नंबर के पायदान पर पहुंच चुके भारत की प्रति व्यक्ति आय जापान से 12 गुना कम है। ये $2,880 के करीब है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है भारत और जापान के बीच जनसंख्या का भारी अंतर। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है, जबकि जापान की केवल 12 करोड़ 45 लाख। इतनी बड़ी जनसंख्या की वजह से भारत की जीडीपी ज्यादा लोगों में बंटती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम रहती है। 11 सालों का विकास रोड मैप पर अब विकसित भारत के लक्ष्य की ओर मुड़ चुका है। पीछे क्या किया, इसकी बजाय मोदी अब आगे के भारत के लिए क्या करना है उस पर फोकस कर रहे हैं। किसी भी तरह के युद्ध या संघर्ष में पड़ने का सीधा मतलब है विकास के लिए खर्च हो रहे पैसों का कहीं और खर्च हो जाना।
एक्सपर्ट मानते हैं कि मोदी विकसित भारत के अपने टारगेट से डिगना नहीं चाहते। 2014 से आगे पीएम मोदी ने देश के लोगों को लेकर जहां सबसे ज्यादा फोकस किया वो था सोशल सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सीमा सुरक्षा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी। 2014 से पहले और आज विकसित भारत के अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे भारत की तस्वीर भारतीयों तक पहुंचाने वाले सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लेकर कितनी बदली है, इसकी तस्दीक खुद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में की है। भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। To be compared to any member of the Gandhi family. Unfortunately, nobody will compare him because he doesn't have the qualities. He doesn't have the courage. He doesn't have the conviction. He doesn't have the patriotism. He doesn't have that kind of ideological commitment to the constitution which the Gandhi family has, which the Congress party has shown. कांग्रेस के लिए कड़वा सच ये है कि विकास के आंकड़ों और ग्लोबल संस्थाओं के पैरामीटर्स पर भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बनता एक उभरता हुआ राष्ट्र है। भारत की ये तेजी आजादी के बाद शायद पहली बार दुनिया देख रही है और कईयों को भारत की ये तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था अचंभित करती है तो कईयों को उनको चुनौती देती दिखती है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद ग्लोबल मंच पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इन घटनाओं में एक बड़ी घटना रही ईरान इजराइल अमेरिका वॉर की, वो युद्ध जो आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया। कुछ जानकार तो कह रहे हैं कि इस मामले में ट्रंप ने मोदी को ही कॉपी किया। भाई मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी आतंक के खिलाफ एक्शन की, वैसे ट्रंप ने बोला कि जाओ ठोक दो। फिर जब पाकिस्तान बीच में कूदा तो उसे भी जमकर धोया, ऐसा धोया कि पाकिस्तान को भारत से सीजफायर की गुहार लगानी पड़ी। ट्रंप सोच रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही किया ईरान के साथ। सीजफायर की पहल पाकिस्तान ने की, ये बात खुद वहां के रक्षा मंत्री तक मान चुके हैं और वैश्विक मंच पर एससीओ में अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी होंक दिया पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती नई है। चुनौती यह है कि दुनिया की हर बड़ी शक्ति चाहती है कि मोदी उनके साथ खड़े हो, भारत उनके साथ खड़ा हो। ऐसा नहीं हो तो लोग मुंह फुला ले रहे हैं, कभी ट्रंप मुंह फुलाते हैं, कभी चीन, कभी कोई और। ऐसा ही कुछ घर के अंदर का हाल है। कई बार लगता है कि विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि विरोध करना है, जबकि दूसरी तरफ चिरावती वाली थ्योरी का संकल्प है जिसमें आपके पास लक्ष्य तक पहुंचने का विजन डॉक्यूमेंट है और दृढ़ संकल्प। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का डायमेंशन काफी बड़ा है, वो सैन्य अभियान भर नहीं। सिंदूर भारतीय संस्कृति का सिर्फ एक अहम हिस्सा भर नहीं है, बल्कि भारतीय जनमानस से भावनात्मक जुड़ाव रखता है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर कहीं भारत के विकसित भारत मिशन से भी जुड़ता है? देश की आधी आबादी के विकसित भारत के लक्ष्य में उनके योगदान से जुड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स में देश की महिलाओं ने बड़े अर्थतंत्र का एक जाल तैयार किया है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नई दिशा बना रही हैं। आप तेलंगाना के भद्राचलम की महिलाओं की सफलता के बारे में जानेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये महिलाएं कभी खेतों में मजदूरी करती थी, रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती थी। कारोबार शुरू करने के लिए 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन बिना गारंटी के दिए गए। ये लोन 50,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के हैं। इस स्कीम के तहत देश भर में 68% महिलाओं ने मजदूरी छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू किया है। लेकिन चुनौतियां समय की भी हैं, स्पीड की भी और संकट की भी। जो लोग भारत की सकारात्मक दिशा में दौड़ रही अर्थव्यवस्था से बेचैन हैं, उनकी कोशिश है किसी भी तरह से इसे पटरी से उतारना।
इसलिए सीमा से लेकर भीतर तक के हालात बिगाड़ने की साजिशें होती रहेंगी। ऐसे में देश को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। एक बात और है, वो ये कि विकसित भारत के लक्ष्य को तय समय सीमा से पहले फोर्स देश की तरक्की में जुटे, जिसमें विकास की रफ्तार को सुपरसोनिक करने की ताकत है। चीन ने यह 3 दशक पहले किया, यूरोप ने यह 60 के दशक में किया, लेकिन भारत तब नहीं कर पाया। वजह कई सारे हो सकते हैं। एक वजह विजन और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी बताई जाती है, लेकिन मोदी ने इसे 2014 में आते ही करेक्ट किया। याद कीजिए जरा किस तरह से 2014 के बाद योजनाओं की एक सीरीज लाई गई, जिसके सेंटर में महिलाएं थी। जनधन से मुद्रा योजना तक, जिसे खुद के कारोबार के लिए लिया गया लोन शामिल है। आंकड़े कहते हैं कि इस योजना में 68% से ज्यादा महिलाओं ने अपने कारोबार के लिए लोन लिया। 2014 से पहले क्या हालात थे, किसी से छिपा नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि इसका संबंध विकसित भारत, सुपर पावर भारत के लक्ष्य से कैसे है, वो ये देखें कि देश की ताकत आपकी जेब से है। आपकी जेब में कितना रुपया है, ये बहुत मायने रखता है। सुपर पावर बनने के लिए देश हर व्यक्ति की जेब में सालाना $12,000 से अधिक तो होना ही चाहिए। सवाल है कि अभी कितना है, तो अभी तो $2,500 के आसपास है। लेकिन ये $2,500 देखकर घबराना नहीं है। टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता भारत अपनी जेब में कैसे $12,000 से $17,000 सालाना लाएगा, इसका पूरा खाका भी खींचा जाता है। 2014 से पहले की भारतीय जनमानस की उदासीनता नई सकारात्मक ऊर्जा में बदली। धीमे विकास ने तेज रफ्तार पकड़ी और 2014 से पहले अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर पहुंचाकर तब की जो कांग्रेस सरकार अपनी पीठ थपथपाती थी, वो देश अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एक सच और भी है कि जिस भारत को अगले 30 साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की भविष्यवाणी तत्कालीन वित्त मंत्री करते थे, वो मोदी राज में सिर्फ 15 सालों में पूरी होती दिख रही है। The fact that India's economy, in terms of the size of its GDP, is the 11th largest in the world. There are great things in store. There is a well-argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China. उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। 30 साल, और फिर कहा था ये मेरा विजन। और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कह कर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे। तो क्या 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को भी मोदी समय से पहले पूरा कर लेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि भारत को ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा देश है। युवा जोश से भरे भारत के लिए यही समय है देश को आर्थिक रफ्तार देने का, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2024 आगाह कर रही है कि 2075 तक भारत में हर 3 में से 1 व्यक्ति 60 वर्ष या उससे ज्यादा आयु का होगा। इसका मतलब है कि भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या में सबसे अधिक हिस्सा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा, जो 2075 तक कुल जनसंख्या का 31.5% होगा, जो आज की 11% की आबादी से कहीं ज्यादा है। हालांकि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य 2075 को लेकर किए गए इस प्रेडिक्शन से बहुत पहले का है। तब तक तो जिस रफ्तार से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उससे भारत अपना लक्ष्य 2047 हासिल कर ही लेगा।
बशर्ते इस सपने को सच में बदलने का संकल्प हर भारतीय ले, क्योंकि सपना भले मोदी का हो, लेकिन सपने सफल होने का मतलब होगा देश की समृद्धि, भारतीयों की समृद्धि। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। टारगेट आसान नहीं है, और टारगेट आसान हो तो फिर उसका क्या ही मतलब। टारगेट बहुत कठिन है, इसलिए जरूरी है कि लक्ष्य की तरफ उसी तरह बढ़ा जाए जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी। वैश्विक कूटनीति में मोदी के सधे हुए कदम, सधी हुई जुबान, ये सब एक नीति का हिस्सा है जिसमें इस देश की महान जनता की युवा शक्ति को बर्बाद नहीं करना है, उसे लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ मोड़ देना है। उम्मीद है मैंने जैसा शो की शुरुआत में कहा था कि आपको आज उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो आपके मन में है, वो जवाब आपको मिल गया। और अब वो स्टोरी जिसमें न्यूयॉर्क के